हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? क्लास 10 की बुक सोशल साइंस की हिस्ट्री के आज पहले चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म होता है, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग्स आती है, कैसे निरंकुशता और मोनार्की का शासन ढह जाता है, हम इसकी बात करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे फ्रेडरिक सारियो की पेंटिंग से। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। उस पेंटिंग को बच्चों आपके एनसीईआरटी के बुक में है, हम इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। ये है फ्रेडरिक सारियो की पेंटिंग जो 1848 में फ्रांस की क्रांति के बाद एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली ये जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, इसमें इस पेंटर्स ने सब कुछ दर्शा दिया है। कैसे मोनार्की का किला ढह रहा है और कैसे लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट लाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले इस पेंटिंग की जो 4 पावर्स है, हम उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। एक तो आप ये देख रहे हो, ये मोनार्की सिस्टम का ढह रहा है किला, ये किला ढह रहा है। मोनार्की, राजशाही का किला समाप्त हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो पहली क्रांति, जो सबसे बड़ी सक्सेस क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम जानते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्लैग लेकर के अपनी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सक्सेस क्रांति है। इसी के मार्ग पर आप देखो, यूनिफिकेशन करने के लिए, नेशनलिज्म को लाने के लिए, डेमोक्रेसी को लाने के लिए, जनता की फ्रीडम के लिए, जनता की इक्वलिटी के लिए, ये जर्मनी का फ्लैग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के मार्गदर्शन पे तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड वो प्राप्त कर चुके थे, इस फिगर ने ये भी बताया। और दूसरी तरफ इनको नेतृत्व देने के लिए ये जो एक तरह से स्टैचू है, एक लेडीज स्टैचू है, वो ये बता रहा है कि किस प्रकार एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, इट मींस निरंकुशता का पतन हो रहा है और आजादी सही मायने में आ रही है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एक हाथ में लिया गया है। ऊपर से ये जो बैकग्राउंड से इस पिक्चर में ये बता रहा है कि गॉड है, जो भी गॉड क्रिश्चियन कह लीजिए, उस समय के जो भी गॉड है, ये एक तरह से ब्लेस कर रहे हैं आजादी के लिए। और अब वो दिन ढह गए हैं जब राजशाही ने निरंकुशता बनाया था। और इन लोगों को अपनी ब्लेस दे रहे हैं, आजादी का ब्लेस दे रहे हैं, डेमोक्रेसी का ब्लेस कर रहे हैं, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट का। एक ही पेंटिंग में फ्रेडरिक सारायो ने बहुत कुछ बता दिया है। और इसके लिए फ्रेडरिक सारायो के बच्चों, मैं और सभी थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने एक तरफ मोनार्की को समाप्त किया, दूसरी तरफ झंडा लेकर के फ्रांस आगे बढ़ चुका है, वहां पर रिपब्लिक आ गई है। और उसी के मार्ग पर जर्मनी और अदर कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। इनको ब्लेस करने के लिए ऊपर से गॉड भी आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बैकग्राउंड से। अब आते हैं अपने बोर्ड पर। इतनी बातें समझने के बाद, निरंकुशता के किला ढहने के बाद, इसमें इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, जो भी आप हम लोगों ने बच्चों देखा इसमें कि इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट क्या है। इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स, यहाँ पर इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स के मतलब ये है कि नए राज्यों का उदय, जिसकी अपनी एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन होगी, इनकी एक कॉमन लैंग्वेज होगा, इनकी अपनी एक मेजरमेंट यूनिट के तरीके सब एक होंगे, इनका क्या नाम है, पहचान
जो स्कैटर्ड वे में है, ये सभी कुछ होगा, ये नेशन स्टेट होगा, अब मल्टीनेशनल डायनेस्टिक्स एम्पायर जो यूरोप में है उसका किला ढहेगा। हाउ दीज रिफॉर्म्स, कैसे चेंजेस आते हैं, क्या उसके लिए प्रयास किया गया, तो हम लेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्रीय राज्य का विचार, फ्रांस की क्रांति से लेते हैं नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे वहां पर आता है। आपको याद है क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप भूल गए हो तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज होकर के फ्रेशनेस हो जाएंगे, क्योंकि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म ऑफ यूरोप है उसमें जर्मनी के जिक्र है, इटली का जिक्र है, इंग्लैंड का जिक्र है, लेकिन बगैर फ्रांस के बैकग्राउंड के आगे बढ़ना बहुत बेईमानी होगी। आप क्लास 9 का में आप पढ़े बच्चों अगर भूल गए हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो जो मेरे YouTube पर ही लोड है। देखते हैं कि इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्रांति हो रही है, दूसरा स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म और रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें आप देखिए कि आपने देखा है कि वहां पर नागरिकों को एक समान दर्जा प्रदान करने के लिए जो पैट्रियाटिक सिटीजन मतलब नागरिक, हम सभी एक नागरिक, ये बातें आती हैं वहां पर। फिर वहां पर पहली चीज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिलता है। कहां? फ्रांस में मोनार्की सिस्टम है, एंड ऑफ मोनार्की रूल्स, यहाँ के मोनार्की रूल्स का एंड होता है, और जब मोनार्की रूल एंड होती है तो क्रिएट ऑफ सेंस कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ये कैसे होता है? मोनार्की का रूल एंड होता है और वहां जो स्टेट जनरल है, स्टेट जनरल आपने क्लास 9 को याद करिए, ये वो चीजें संस्था थी एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक पार्लियामेंट्स, जो टैक्स लगाती है। वहां का राजा लुई XVI इसकी बात नहीं मानता है, क्रांति के बाद सब कुछ मानने लगा और बेचारा सूली पर भी चढ़ गया। स्टेट जनरल जिसका नाम नेशनल असेंबली हो गई, और क्रांति सक्सेस हुई बहुत सारे इमरजेंस की वजह से, मिडिल क्लास के इमरजेंस की वजह से। हर वर्ग के लोग उसमें छोटे बड़े भूल करके सब चाहते हैं परिवर्तन, क्या महिला क्या पुरुष सब। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल असेंबली बनने के बाद राइट टू वोट मिलता है सबको, धीरे धीरे मिला, लेकिन मिला, भले वुमेन्स को बाद में मिला। वोट करने के राइट्स मिलते हैं पुरुषों को, जो कि मिडिल क्लास के पीपल्स को, वहाँ व्यापारी वर्ग को, एजुकेटेड वर्ग को नहीं था, केवल वहाँ पर जो कहते हैं नोबल क्लास के लोग थे और क्लेजी क्लास के लोग थे, यही शासन सत्ता अपने पास रखे थे। 90% की पॉपुलेशन टोल टैक्स पे कर रही थी, इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। वो क्रांति सक्सेस हुई, दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज गया। तो क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी से क्या मिला? यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, एक यूनिफॉर्म लॉ मिला सभी सिटीजन्स के लिए। सिस्टम वेट एंड मेजरमेंट, वेट मतलब वजन करने की चीज, मेजरमेंट नाप तौल की यूनिट इकाई एक होनी चाहिए, ये चीज बहुत बड़ी थी। यह चीज मिली उनको, वेट और मेजरमेंट। आप कहीं पर भी लेंगे सबका वेट एक होगा, मेजरमेंट एक होगा, उसमें घटाव बढ़ाव नहीं होगा कि यहाँ नाप जोख कुछ हो रही थी, किसी दूसरे जिले में दूसरी नाप जोख हो रही है, तो कहीं वेट का कहीं कुछ है तो कहीं कुछ, उसकी पहचान एक होनी चाहिए। दूसरी वहां पर एक और बड़ी पहचान बनी कि जो अलग अलग लैंग्वेज में लोग बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को भी कॉमन लैंग्वेज मान करके उसको वरीयता दे दी गई। अब वह फ्रेंच लैंग्वेज अपना नेशनल लैंग्वेज बन गया। वहां का मार्सिले वहां का नेशनल सॉन्ग्स बन गए जो आज भी है। और इसके बाद देखिए कि स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, स्टैंडर्ड एंड एजुकेटेड मिडिल क्लासेस इन यूरोप बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। चूंकि जैकोबिन क्लब के द्वारा रॉबespierre जिसका लीडर था, क्रांति को सक्सेस किया गया था, उसकी बात को लोग मान करके दुनिया के अलग अलग देशों में जैकोबिन क्लब बनाने लगे, चाहे वो बेल्जियम हो, स्विट्जरलैंड हो, आगे चल करके इटली वगैरह की बात आएगी, जर्मनी की बात आएगी, सब आजादी चाहते हैं।
सब जैकोबिन क्लब बना रहे हैं, सब सोच रहे हैं उसी प्रकार हमारे यहाँ भी रिपब्लिक हो, हमारे यहाँ भी सोशल डेमोक्रेटिक हो, पीपुल्स का पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आया नेशनलिज्म। अब मिडिल क्लास से आता है, बच्चों मिडिल क्लास पढ़ा लिखा होता है, मिडिल क्लास एजुकेटेड से क्रांति आई। आपने देखा होगा कि फिलोसफर्स जो फ्रांस में, वो मॉन्टेस्क्यू की बात है, दिदरो की बात है, रूसो की बात है, रूसो ने सामाजिक संहिता की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात किया, किसकी, पॉलिटिकल पावर्स की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों सेपरेट इकाई होनी चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर अर्थात किंग के अंदर सारा पावर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोनार्की और राजशाही, तानाशाही कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। जो गवर्नमेंट्स के ऑर्गन होते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है, जो आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव मींस इंप्लीमेंट बॉडी, जुडिशरी मींस जजमेंट बॉडी, दोनों को बैलेंस करना, इट इज ऑटोनोमस बॉडी। ये सारी चीजें यहां से मिडिल क्लास के द्वारा दी है। एंड देन रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में आपने नेशनल असेंबली देखा, जैकोबिन की गवर्नमेंट देखा, डायरेक्टरी रूल्स देखा, डायरेक्टरी रूल का ही एक मेंबर नेपोलियन आगे तक का पलट कर देता है, एक तरह से वो सारी व्यवस्था को तहस नहस करके खुद शासक बनता है। रिटर्न टू मोनार्की, मोनार्की शासन फिर से रिटर्न हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा दिन था, नेपोलियन ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन एक तरह से हुआ था, जो संवैधानिक क्रांति हुई थी, उसको नहीं समाप्त किया। उसने एरिस्टोक्रेसी को, चर्च की पावर को, जिसको हम क्लेर्जी ग्रुप करते हैं, नोबल क्रूज को रिवर्स नहीं किया। वो अपने ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए उसको इंप्लीमेंट करता है, नागरिकों को, सिटीजन्स को, सभी को राइट्स देता है, वहां की फ्यूडल सिस्टम को समाप्त करता है, सर्फडम सिस्टम को समाप्त करता है, सामंतवादी व्यवस्था, सर्फडम मतलब भूदासत्व, गुलामी की व्यवस्था, जो गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में जकड़े हुए तड़प रहे थे यूरोप के नागरिक या खासतौर से फ्रांस के नागरिक, उनको मुक्त करता है। जमीन आपकी है, आप जोत रहे, मतलब किसान वो जोतेगा, बोएगा, उस पर रहेगा। ये सर्फडम जो बहुत पहले से चला रहा था, ये नेपोलियन ने समाप्त किया। ठीक है कि पावर अपने हाथ में लिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम इस रूप में बनाया कि आगे के कई देशों ने नेपोलियन बोनापार्ट की इस एडमिनिस्ट्रेशन को एडॉप्ट किया। और यहां पर देखिए, उसने खुद सिविल कोड बनाया, नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, 1804 में बनाया। चूंकि इसके द्वारा बना गया था इसीलिए इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म से विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जो राजशाही को, क्लर्जी ग्रुप को मिला हुआ था, दो क्लास है, क्लर्जी और नोबेलिटी को, कोई जन्म से विशेषाधिकार नहीं, बाई बर्थ नहीं है। राजशाही समाप्त, आपके अंदर क्वालिटी, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर मेहनत है, आप उसके बल पर तरक्की करिए और तरक्की करके आप बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा नेपोलियन ने स्वयं किया। नेपोलियन की कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, राजशाही का नहीं था, किसी राजा के घराने का हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसने एक तरह से फ्रांस की पूर्वी बुर्जुआ डायनेस्टी को तबाह कर दिया, समाप्त कर दिया। उसकी शुरुआत तो क्रांति से हुई थी, जैकोबिन क्लब से हुई थी, और भी लोगों से हुई थी, लेकिन इसने उस चीज को मेंटेन रखा, राजशाही को रिटर्न नहीं होने दिया। और यहां पर देखिए कि इक्वलिटी, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबॉलिश फेडरल सिस्टम एंड सर्फडम सिस्टम। समानता के अधिकार पर सभी को लोग, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है, क्या राजा क्या प्रजा। अगर कानून का समानता नहीं होगी तो ये जो भ्रष्टाचार है ये नहीं जाएगा, प्रिविलेजेस नहीं जाएगा, इसको समाप्त किया। सर्फडम सिस्टम, जो मैं बार बार बता रहा हूं, गुलामी की दास्ता को मुक्त किया। एक यूनिट मेजरमेंट पूरे कंट्री को लागू किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ड्यूटीज होते थे अलग कई प्रकार के, उन सब को समाप्त करके एक टैक्स का फॉर्म बनाया। देश को रिफॉर्म करने के लिए सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल सभी कुछ
फ्रांस में देखने को मिलता है, ये क्रांति सक्सेस रही। इसीलिए नेशनलिज्म इन यूरोप की बात जब आती है तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। यहाँ तक वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 19th सेंचुरी में प्रचार प्रसार करता या फैलता जाता है, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली होती है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संस्कृतियों में बटे हुए थे, राजशाही अपना प्रबल एक तरह से मजबूती से पकड़ रखा था और राजशाही का अंत नहीं हुआ था। तो कैसे इस फ्रांस की सारी व्यवस्थाओं ने एक स्लोगन दिया और सभी देश उस पर आगे बढ़े और नेशनलिज्म इन यूरोप 19th सेंचुरी में कैसे कंप्लीट हुआ, एक क्रमशः हम लोग वीडियो में सिस्टमेटिक वे से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनलिज्म इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, जर्मनी, इटली, सब को हम वॉच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।